Hello everyone, welcome to Infinite Learning. Today we are going to study about molar specific heat capacity. पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो उसको हम डिफाइन किए थे कि C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T से उसको हम लोग डिफाइन किए थे, ठीक है ना। जहाँ पे C जो था वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, Q इक्वल टू द हीट सप्लाइड या फिर हीट एडेड टू द सिस्टम। यहाँ पे M जो था वो मास था और डेल्टा टी जो था टेम्परेचर डिफरेंस था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे एक बात गौर करने वाला है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एक टर्म का ना हेर फेर है, डिफरेंस है। वहाँ पे हम लोग किसी यूनिट मास के लिए डिफाइन करते थे, यहाँ पे हम लोग 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे, यूनिट मोल के लिए डिफाइन करेंगे, ठीक है। यही इसमें डिफरेंस है। तो हम लोग देखते हैं आगे। तो डिफिनीशन जैसे लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। अब आगे हम लोग देखेंगे कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है। तो इसको हम लोग सी भी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी और वी से। वी जो है उसके बेस में होगा सी भी। तो इसको बोलेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब हम बात करेंगे सी पी, दैट इज कैपिटल सी स्मॉल पी, which is defined as molar specific heat capacity at constant pressure, that is Q upon N delta T. इसको हम लोग बोलेंगे the amount of heat required to raise the temperature of unit mole of a substance by unit degree centigrade at constant pressure, इसको CP से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्लियर। अब एक चीज़ तुम बताओ कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि CV और CP के बारे में पढ़े थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हम लोग यहाँ भी पढ़ रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। आप बताओ कि ये कैपिटल सी भी स्मॉल सी भी में फिर अंतर क्या रहेगा, उसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर होगा। उसके बीच में हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं कि देख, जो सी भी था, जो स्मॉल सी भी था, वो किसके लिए डिफाइंड था। स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है वो किसके लिए डिफाइंड है, तो वो यूनिट मास के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। यूनिट मास का मतलब है, मान लो एक हम ऑक्सीजन का केस लें तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास बताओ। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, ठीक है ना, O2। तो अगर हम O2 का बात करें, तो अगर हम स्मॉल सी भी के लिए हम बात करें तो उसको हम लोग बोलेंगे कि फॉर 1 ग्राम ऑफ O2 टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है O2, उसके लिए जो सी भी डिफाइंड होगा स्मॉल सी भी, उसको क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 ग्राम ऑफ O2। यही हम अगर कैपिटल सी भी में बात करें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, तो क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक चीज़ देखो, यहाँ मोल और ग्राम में एक ना वो रिलेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो होता है उसके बराबर होते हैं। जैसे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो होगा 32 ग्राम के बराबर होता है। पिछले क्लास हम पढ़े हैं, 9th 10th में पढ़े हैं, 11th 12th में पढ़े हैं कि 1 मोल ऑफ कोई भी एलिमेंट जो होगा उसके मोलर मास के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 32 ग्राम के बराबर होगा। चूँकि 1 ग्राम के लिए क्या लिखते हैं, सी भी लिखते हैं, तो 32 के लिए क्या लिखेंगे, तो 32 सी भी, डैट इज़ कैपिटल सी भी जो होगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो 32 स्मॉल सी भी के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो फिर से रिवर्स करो और सुनो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से तुम जो है, जो फार्मूला था सी भी इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा टी, यहाँ ये फार्मूला, यहाँ से तुम Q का वैल्यू निकाल सकते हो। Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। तो वहाँ से QP का भी वैल्यू निकाल सकते हो। ये एक QB हो गया, तो QP का वैल्यू निकाल सकता है NCP डेल्टा टी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो कि BSc में पढ़ना है हम लोग को, डेट इज CP माइनस CB इज इक्वल टू R, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन जो है 11th में हो चुका है,
नहीं तो अगर तुमको पता है यहाँ पे डेरिवेशन वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लगता है कि ज़रूरत है तो कमेंट में बताना कि डेरिवेशन चाहिए तो हम करके बता देंगे। तो यहाँ पे एक रिलेशन है CP माइनस CV इजिकल टू R, ठीक है। यहाँ पे जो CP है वो कैपिटल CP है दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है ना। और R जो है रियल गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 8.314 जूल होता है, ठीक है। एक चीज़ इसमें देखो, ये CP माइनस CV इजिकल टू R है, तो यहाँ पे जो CV का जो एक वैल्यू है ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है एक, दैट इज़ FR/2 इसको बोलते हैं। CV का वैल्यू जो FR/2 है, और CV का वैल्यू तुम इस रिलेशन में डाल दो तो तुम्हारा जो CP है वो क्या निकलेगा, 1 + F/2 इंटू R। यहाँ देखो हम बता रहे हैं, यहाँ से CV का जो ये वैल्यू है इसको उठा के इसमें डाल दो, यहाँ डाल दो, इसको सॉल्व करो तो यहाँ से CP का जो वैल्यू आएगा 1 + F/2 इंटू R आएगा। अब तुम बोलोगे कि इसमें सर एक टर्म आ रहा है F, ये F क्या है? तो ये जो F है, ये जो F है इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे जो F है इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिपेंड करता है एटॉमिसिटी के ऊपर में, ठीक है। ये जो F है ये डिपेंड अपॉन एटॉमिसिटी, हम नीचे में लिख भी दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई जैसे हमको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे F का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं उसे कि फॉर मोनोटर्मिक गैस जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, तो इस सब गैस के लिए जो F का वैल्यू है हमेशा 3 ही रहेगा। फॉर डाईएटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू जो है वो 5 होगा, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, इस सब के लिए जो वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम का वो 5 होगा। पॉलीएटॉमिक के लिए 6 होगा, जैसे ओजोन O3, उसके लिए वैल्यू 6 होगा। और ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई एक टर्म आता है इसमें गामा, तो ये गामा क्या होता है? गामा को हम लोग लिखते हैं CP/CV। और गामा को आई डिफाइन करने के लिए तुम बोल सकते हो इट इज़ द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि वैसे भी तुम गामा का वैल्यू निकाल सकते हो। गामा का तुम वैल्यू एक और तरीका से निकाल सकते हो, और तरीका यहाँ पे है, डेट इज़ गामा का जो वैल्यू होता है 1 + 2/F के बराबर होता है। जहाँ पे F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि सिंस वी नो डेट फॉर एनर्जी एक्सचेंज देयर इज़ ओनली 2 वेज। किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी चीज़ को इस यूनिवर्स में एनर्जी एक्सचेंज करने का बस 2 ही तरीका हो सकता है उसके पास, या तो वो वर्क करे या तो फिर हीट उसमें जनरेट हो, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि एनर्जी एक्सचेंज का जो है 2 ही तरीका हो सकता है, या तो हीट या तो वर्क। हीट कैसा, वर्क कैसा, तो मैकेनिकल वर्क। हीट कैसा है तो वो नॉन मैकेनिकल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में हीट के। तो हीट क्या है, तो हीट इज़ अ मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। जनरली वी नो डेट वर्क इज इक्वल टू F × S। हम जानते हैं कि फिजिक्स में हम पढ़े हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ग्रेविटेशनल वर्क का बात करें तो mgh होता है। स्प्रिंग वर्क का बात करें तो 1/2 kx² होता है। वहाँ पे x जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, k होता है मतलब कोफिशिएंट ऑफ, जहाँ पे k जो है उसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे हीट का। तो हीट से डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो कैसा है, मैकेनिकल वे है ये, ठीक है ना। हम एक चीज़ जानते हैं, फिजिक्स में मैंने पढ़ा है कि भाई वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। और ग्रेविटेशनल वर्क जो होता है mgh के बराबर होता है। स्प्रिंग वर्क 1/2 kx² के बराबर होता है। बट हियर वी टॉक अबाउट मैकेनिकल वर्क डन बाय द गैसेस। यहाँ पे हम बस बात करेंगे कि मैकेनिकल वर्क जो होगा वो डन बाय द गैसेस। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बस मैकेनिकल वर्क जो होता है डन बाय द गैसेस का, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है। जहाँ पे P एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल प्रेशर और डेल्टा V जो होगा चेंज इन वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं भाई कि जैसे हम लिखे हैं वर्क डन इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। इसका जो है डेरिवेशन तुमको यहाँ नहीं पढ़ना है, बस तुमको जानना है कि वर्क डन किसके बराबर होता है। डेरिवेशन तुमको इंटरमीडिएट में पढ़ना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सिंस वी नो डेट वर्क डन इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। यहाँ P एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल प्रेशर है, डेल्टा V जो है चेंज इन वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम एक कंटेनर बनाए हैं, यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे देखो कि ये कंटेनर है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। ये जो है ये एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि इसका जो सरफेस है वो क्या फ्रिक्शनलेस है। तो मान लेते हैं कि कभी ना पी एक्सटर्नल जो है पी एक्सटर्नल उस पर लग रहा है बाहर से, अंदर से जो है तो हीट दिया गया किसी कंटेनर को, तो उसके अंदर जो गैस है उसका जो प्रेशर है वो पीजी है। तो अगर हम मान लें कि पीजी जो है अंदर की जो गैस का जो प्रेशर है, अंदर में जो गैस उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा है पी एक्सटर्नल से, तो इसमें क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जो इनिशियल वॉल्यूम था वो थोड़ा छोटा था, अब पीजी ज़्यादा होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। इनिशियल थोड़ा कम था तो डेल्टा वी जो होगा चेंज वॉल्यूम वो पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं समझे कि जैसे हम इसको हीट सप्लाई किए इस पे कंटेनर पे, इसके एक्सटर्नल प्रेशर तो उस पर लग ही रहा है, अंदर में जो कोई गैस है उस पर जो प्रेशर लगेगा, मान लो हीट दी तो उससे उसका प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया उसका प्रेशर, उसका उस प्रेशर को हम मान लिए पीजी, और वो प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, और पिस्टन जो है फ्रिक्शनलेस होता है, सरफेस पे लगता है, तो ये क्या करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम कम था, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो डेल्टा भी जो चेंज इन वॉल्यूम है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब वर्क डन हम जानते हैं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी होता है, तो वर्क डन जो होगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू पॉजिटिव डेल्टा बी, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वर्क डन वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये वर्क डन किसके द्वारा किया गया, तो ये गैस के द्वारा किया गया। गैसी का ना वॉल्यूम बढ़ा भाई, गैसी का वॉल्यूम बढ़ा, तो ये वर्क डन किसके द्वारा किया गया, तो गैस के द्वारा किया गया। एंड दिस इज कॉल्ड द वर्क डन बाय द गैस। एंड so from here we conclude the result that the work done by the gas is always negative। ठीक है, तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कंप्रेशन का। ये एक्सपेंशन था, कंप्रेशन का बात करेंगे। तो मान लो इस पर ना पी एक्सटर्नल एक लग रहा है फोर्स, पी जी इसका अपना उसका प्रेशर है गैस का। ठीक है, तो मान लेते हैं एक ऐसा कंडीशन जिसमें पी एक्सटर्नल जो है वो ज़्यादा हो गया पीजी से, मतलब उसके इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा हो गया एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा। वॉल्यूम घटने का मतलब डेल्टा भी जो होगा वो माइनस निगेटिव हो जाएगा। तो हम वर्क डन जानते हैं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी हमारा निगेटिव आया है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव रिजल्ट देगा, डेट इज वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव। एंड दिस इज कॉल द वर्क डन ऑन द सिस्टम। एक इसके द्वारा किया गया तो सराउंडिंग के द्वारा उस सिस्टम पे वर्क किया गया, तो ये जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आया। इसको हम बोलेंगे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम विच इज़ पॉजिटिव। ठीक है ना, हम यहाँ पे एक समरी बना के लिख दिए हैं कि भाई एक्सपेंशन में जो डेल्टा वी है वो बढ़ेगा, हेंस वर्क डन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेशन में डेल्टा वी जो है वो कम होगा तो वर्क डन जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो hoping so that you guys like this video, and if you are new on the channel, make sure that you subscribe it, and also do not forget to press the bell icon. Stay tuned. Thank you.